जी। अ, तीसरा जो लेवल है एजिंग को स्टडी करने का, वो कह लें कि सिस्टम लेवल पे है, और इसमें ज़्यादा फेमस जो है ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के नाम से है। ये थ्योरी जो है जो कि सिस्टमेटिक लेवल पे स्टडीज की गई हैं, ये ब्रॉडली कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के नाम से इनको याद किया जाता है। जी, free radicals are generated at molecular level and cause damage to proteins, lipids and nucleic acids। तो ये हमने फ्री रेडिकल थ्योरी में देखा था कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे भी प्रोड्यूस हो रहे थे, और वहाँ पे जो हमारी डाइट के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं उनको ये अफेक्ट करते हैं, और इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड को भी अफेक्ट करते हैं। सेलुलर लेवल पे अगर हम देखें तो वहाँ पे हमने देखा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मेन टारगेट था, और उसका जो मेन काम था, जो एनर्जी प्रोडक्शन था, उसको ये बेसिकली डिस्टर्ब करते हैं। तो डिक्रीज्ड एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो मेन वहाँ पे इन्वॉल्व था। इसके अलावा जो है ये सेल की जो डेथ है, सेल सेनिसेंस है, एप्टॉप्सिस है, उसमें भी ये रोल प्ले कर रहे थे। और अब अगर हम बात करें तो अब ये सारी चीजें जो है ना, चाहे वो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रही हैं या सेलुलर लेवल पे हो रही हैं, ये मिलके जो है ना वो सारा कुछ सिस्टम को डिस्टर्ब करता है जाके। तो एट सेलुलर फंक्शन एंड cell cycles change with age, the regulatory system of which they are part also change। तो सिस्टम जो है वो बेसिकली सेल से मिलके बने हुए हैं, ऑर्गन से मिलके बने हुए हैं। तो अब अगर सेलुलर लेवल पे जो चेंजेस होती हैं ना, वो ऑफ कोर्स जाके सिस्टम को भी डिस्टर्ब करेंगी, और अल्टीमेटली डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इटसेल्फ इन द फेस ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। तो बॉडी जो है ना, फिर जो भी एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स आते हैं उनको उस तरीके से फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, जब उसके अंदर जो है वो सेलुलर लेवल पे या माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है वो डैमेज हो चुका हो। Aging at the system level, there are several homeostatic systems that are especially important with related to the aging and nutrition। होम्योस्टैटिक बेसिकली भाई क्या है? होम्योस्टैटिक बॉडी के अंदर आप एक ऐसी कंडीशन कह लें कि जो बहुत सारी जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फिजिकल और केमिकल कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बॉडी की पीएच जो है वो एक खास लेवल पे रहनी चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक खास लेवल पे रहना चाहिए, फ्लूइड का बैलेंस जो है वो एक खास हद तक रहना चाहिए। तो अगर एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स आते भी हैं तो बॉडी का जो नेचुरल होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है, ये अगेन उसको बैलेंस वाली साइड पे ले आते हैं, नॉर्मल लेवल पे ले आते हैं। तो अब ये होम्योस्टैटिक सिस्टम्स जो हैं वो बॉडी के अंदर वो डिफरेंट हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल एक हम ग्लूकोज इंसुलिन सिस्टम कह सकते हैं। ये मोस्टली ये भी आपको पता है कि एनर्जी जब हम कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करते हैं तो उसके नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है, और इंसुलिन और ग्लूकोज के नतीजे में ये सारा आउटकम आता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सिस्टम जो है, इसकी बात की जाती है। तो डायरेक्टली अंडरस्टूड है यहाँ पे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ जो हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। और बेसिकली इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये एक कह लें कि पेप्टाइड है जो मेमलियन ग्रोथ के अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं, और इनकी जो ग्रोथ डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म जो है उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट है। और इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स सेलुलर लेवल पे अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, लाइक प्रोलिफरेशन है, सर्वाइवल है, सेल माइग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है। इन सब के अंदर जो है वो हमें इस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की जो है वो इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। ओवरऑल ये आप कह सकते हैं कि वो सिस्टम जो ग्रोथ के साथ डील करता है। न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो बॉडी के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, और इसी तरह इम्यून सिस्टम जिसमें हम थाइमस ग्लैंड, टी सेल्स और इस तरह के वर्ड सुनते हैं। तो ये 4 सिस्टम्स हैं भाई, जहाँ पे हम सिस्टम लेवल पे एजिंग को स्टडी करेंगे, और जो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस हैं उनका इन सिस्टम्स की इम्प्रूवमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है उसको देखेंगे। तो पहले नंबर पे तो बात की जा रही है कि जो इंटरेस्ट इन ग्लूकोज एंड इंसुलिन सिस्टम हैज बीन
स्टिम्युलेटेड बाय स्टडीज इन माइस, यानी एनिमल मॉडल पे भी स्टडीज की गई हैं और वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडीज हैं, और इनके नतीजे में ह्यूमन के अंदर भी इंटरेस्ट डेवलप होता है। that showed that inactivating the insulin receptor in fat tissues leads to an increase in the longevity। तो बेसिकली जो फैट टिश्यूज हैं वो कह लें कि एनर्जी के रिजर्व्स हैं, एनर्जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे उनको इनएक्टिवेट कर दिया जाए और वो फर्दर एनर्जी जो है उसकी कंजर्वेशन वहाँ पे ना कर सकें, तो उसके नतीजे में भी longevity जो है वो रिपोर्टेड है। These animals have normal food intake and reduced fat mass। खाना पीना उनका नॉर्मल था, लेकिन जो डेपोजिशन ऑफ फैट हो रही थी ना उनकी फैटी मास की, वो कम हो गई। In addition to increased longevity is associated with low insulin and glucose levels and increased sensitivity to insulin such as in dwarf mice। ठीक है, यानी ऐसी माइस के जिनका कद काट जो है वो कुदरती तौर पे छोटा है, ठीक है, तो उनके अंदर कुदरती तौर पे देखा गया है कि उनकी एज जो है वो जो लंबे कद वाली या नॉर्मल कद वाली माइस हैं उनकी निस्बत इन डिवार्फ माइस की जो एज है वो ज्यादा होती है। दे हैव मोर लॉन्गिविटी, और इस लॉन्गिविटी को लिंक किस चीज के साथ किया गया है? नंबर वन, दे हैव लो इंसुलिन एंड ग्लूकोज लेवल्स, एंड सेकेंडली इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें डिवार्फ माइस जो है अगेन उसमें सेम मैकेनिज्म जो है वो नजर आता है कि इसके अंदर बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम होते हैं, और इसी तरह जो आईजीएफ है उसका लेवल भी हमें इसमें कम नजर आता है। तो अगर ये दोनों चीजें कम है तो इसके नतीजे में डिवार्फ माइस जो है उसकी लॉन्गिविटी जो है वो, तो पिछला सिस्टम भी इसको सपोर्ट कर रहा था, ग्लूकोज इंसुलिन सेंसिटिविटी वाला, और ग्रोथ हार्मोन और आईजीएफ वाला जो है ये भी इसी को सपोर्ट कर रहा है। तो कुदरती तौर पे जो डवार्फ माइस है उसकी लॉन्गिविटी ज्यादा होने की जो है वो वजह ये इन हार्मोन्स का कम होना है। Support for the importance of this pathway in aging also comes from the gene inactivation studies। तो मजीद जो है वो स्टडीज की गई हैं, तो नेचुरल स्टडीज थी। तो when the gene for the growth hormone receptor or binding protein is disrupted in mice, they live significantly longer। ठीक है, तो वो माइस जिनके अंदर ये जो जीन्स ग्रोथ हार्मोन्स या आईजीएफ जो है ये हार्मोन्स कुदरती तौर पे ज्यादा पाए जाते थे, इनको जो है वो सप्रेस कर दिया गया, डिसरप्ट कर दिया गया, तो अल्टीमेटली उनकी लाइफ जो है उसके अंदर भी एक्सटेंशन नजर आई। तो ये सारी स्टडीज जो हैं ये अभी ह्यूमन लेवल पे हम देखें तो ये फैंसी में नजर आती हैं, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो लॉन्गिविटी जो है वो हमें जो वो सोसाइटीज जहाँ पे फूड और न्यूट्रिशन जो है वो बेहतर है, हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बेहतर है, स्ट्रेस का एलिमेंट जो है वो कम है, क्वालिटी लाइफ जहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पे हमें लॉन्गिविटी जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। और कंपैरेटिवली वो सोसाइटीज़ जहाँ पे फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे फिजिकल स्ट्रेसर्स हैं जिनमें से इंडिविजुअल जो है वो डेली लाइफ में गुजरता है, तो वहाँ पे लॉन्गिविटी और एक्सपेक्टेड जो लाइफ है वो हमें कंपैरेटिवली कम नज़र आती है। तो ये स्टडीज़ बड़ी प्रॉमिसिंग है कि अगर इनको ह्यूमन के अंदर इम्प्लीमेंट करने में किसी दौर में अगर लोग कामयाब हो जाते हैं तो अल्टीमेटली लॉन्गिविटी जो है उसको लाइफ स्पैन जो है उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। तो likewise, partially inactivating the IGF receptor has been reported to increase the maximum lifespan in male and female mice, although the increase was not significant in males। ठीक है, तो बहरहाल ये स्टडी का कंक्लूजन है कि फीमेल के अंदर माइस के अंदर जो है ना इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव नजर आया कि अगर हम आईजीएफ को इनएक्टिवेट काम करने में कामयाब जो होते हैं, इवन पार्शियल इनएक्टिवेशन जो है, तो उससे भी लाइफ स्पैन जो है वो एक्सटेंड नजर आता है। इसके अलावा कुछ और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एफिकेसी स्टडीज में यूज होते हैं, और इसमें स्मॉल एनिमल्स की अगर हम बात करें तो राउंड वर्म्स और फ्रूट फ्लाइज के अंदर इंसुलिन लाइक सिग्नलिंग सिस्टम जो है उसको इनएक्टिवेट करने से उनकी लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली
इन स्टडी से हमें ये पता चलता है कि अगर हम इन रेगुलेटरी पाथवेज के ऊपर इंटरवेंशंस करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम जो इनकी लाइफ है या लाइफ स्पैन जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तीसरा जो सिस्टम है वो न्यूरो एंडोक्राइन और स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है, ठीक है, और ये भी एजिंग के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स विच आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड are adrenal steroids secreted in response to stress can be beneficial in acute response to stress। acute response भाई अगर stress जो है वो acute type की होती है तो वहाँ पे ये helpful हो सकते हैं। However, long term exposure to high glucocortical levels may have negative impacts on the nervous system including न्यूरोनल डिजनरेशन। ठीक है, तो अब ये स्टडीज देखी गई हैं कि अगर तो स्मॉल डोज इनकी प्रोड्यूस होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की तो अल्टीमेटली जो है उसके हमें पॉजिटिव इफेक्ट नजर आता है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी डोज जो है वो एक खास लेवल से ज्यादा हो जाए तो अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम जो है उसको डैमेज भी पहुंचता है। इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो इम्यून सिस्टम में भी भाई डे टू डे बेसिस पे जो है वो चेंजेस हो रही होती हैं और ये चेंजेस जो हैं वो वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। इन चेंजेस में अगर हम देखें तो इन्वोल्यूशन ऑफ थाइमस ग्लैंड्स है। थाइमस ग्लैंड अगर आप देखें ना इसकी पोजीशन यहाँ पे आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, चेस्ट एरिया में ये नजर आता है। लोअर नंबर ऑफ टी सेल्स, ये क्या हो रहा है, ये वक्त के साथ साथ होता है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड जो है ये इसका लेवल जो है लोअर होना शुरू हो जाता है, टी सेल्स का लोअर लेवल लोअर होना शुरू हो जाता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, जो बेसिकली एंटीबॉडीज की तरह नहीं होती। ठीक है, तो जब भी कोई एंटीजन आता है बॉडी के अंदर तो सेल उसको रिस्पॉन्ड करके तो इम्यूनिटी उसकी जो है वो नेचुरली इम्यूनिटी जो है उसके अंदर वो एक्टिव हो जाती है। और इसके अलावा डिक्रीज रिस्पॉन्स टू वैक्सीन्स, वैक्सीन मोर देन 25-26 टाइप्स की वैक्सीन जो है वो दुनिया में यूज हो रही हैं और आजकल आप इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो देख सकते हैं कि सारी दुनिया जो है वो कोरोना की वैक्सीन के पीछे पड़ी हुई है। मोर देन 80-85 इस वक्त जो इंस्टीट्यूशन हैं वो इस दौड़ में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से वो इसकी वैक्सीन जो है वो डेवलप करने में कामयाब हो जाए और वैक्सीन डेवलप होगी तो फिर हाथों हाथ ये बिकेगी और लोग इसको यूज करेंगे। तो वैक्सीन से क्या होता है कि हम कुछ डिजीजेस के अगेंस्ट जिनके अगेंस्ट उनको डेवलप किया जाता है प्रोटेक्शन जो है वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन ये नेचुरल अगर हम देखें इम्यून सिस्टम हमारा जो है एजिंग के साथ साथ जो है वो वीकर साइड पे जा रहा है और वीक होने के रीजंस क्या है ये यहाँ पे हमने आपके साथ जो रीजंस हैं वो शेयर करती हैं। एज रिलेटेड डिके इन स्प्लीन सेल प्रोलिफरेशन हैज बीन सीन इन रैट्स, यानी एक ऑर्गन सिर्फ उसकी ये बात कर रहे हैं। स्प्लीन जो है ना उसमें सेल प्रोलिफरेशन जो है वो देखिए सेल प्रोलिफरेशन होता है नंबर बढ़ना, उसमें डिके नजर आया कि सेल की प्रोलिफरेशन उस लेवल पे नहीं हो रही। एंड द डिक्लाइन इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा की ज़ाहिर वो वैक्सीन जो है वो दी जाती है। तो फॉर एग्जांपल एक माइस की स्टडी है वहाँ पे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन दी गई होगी लेकिन उसने एंटीबॉडी प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं की कि बॉडी जो है ना वो उसका डिफेंसिव सिस्टम उसको प्रोटेक्ट कर पाता। तो ये हम कह सकते हैं कि डिक्रीज्ड रिस्पॉन्स टू वैक्सीनेशन जो है ना वो नजर आया। ठीक है, एज के साथ साथ जो है it has been argued that aging of the immune system may be due to part of the chronic stress and elevated glucocorticoids। ठीक है, तो ये दो बॉडी के अंदर जो चीजें हैं ना इनकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस में रहना, ठीक है, स्ट्रेस जो है वो एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। और इसी तरह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है इसकी भी हमने बात की थी कि ये लो लेवल पे तो प्रोटेक्टिव इफेक्ट रखता है नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट, लेकिन अगर इसके लेवल्स जो हैं वो हायर हो जाते हैं तो अल्टीमेटली और ये एक्यूट स्ट्रेस में इसके लेवल्स जो हैं बेसिकली बूस्ट अप हो जाते हैं। तो एलिवेटेड लेवल्स जो हैं वो न्यूरल या नर्वस सिस्टम के रिलेटेड जो डैमेज है उसको प्रमोट करते हैं। तो ये बेसिकली हमने 4 सिस्टम्स को स्टडी कर लिया सिस्टम लेवल पे जब हम बात करेंगे और यहाँ पे जो पॉसिबल पाथवेज हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की जो थ्योरी है ना जो इन पाथवेज को हिट करती है
और उसके नतीजे में फिर लॉन्गिविटी की बात की जाती है, उसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन इज द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन ऑफ फीडिंग एनिमल्स सिग्निफिकेंटली लेस देन दे वुड ईट इन देयर ओन। इसको एड लिप्टम भी कहते हैं, जिसमें फ्री एक्सेस होती है एनिमल्स के पास के जो मर्जी खाएं पिए जाके, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं ये एड लिप्टम खाते पीते हैं, अपनी मर्जी से खाते पीते हैं, लेकिन अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें, ये फॉर एग्जांपल ये फास्टिंग है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग का वर्ड जो है वो वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत पॉपुलर है। तो एक रिलीजियस फास्टिंग है, ये कन्फाइंड है, जिसमें हम सनसेट और सन राइज जो है उसके साथ इसको लिंक करते हैं, और मुस्लिम्स जो है इसको प्रैक्टिस करते हैं एज अ रिलीजियस जो इनकी एक कंपोनेंट है। लेकिन बहुत सारे जो अब डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स जो हैं वो बॉडी के अंदर, बॉडी का जो डिफेंसिव सिस्टम है उसको बूस्ट अप करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसको सजेस्ट करते हैं। तो बाज़ दफ़ा लोग जो है 24 आवर्स नहीं खाते और फिर खाना पीना, और फिर कुछ दिनों के बाद जो है वो फास्टिंग वाली कंडीशन जो है वो उसको क्रिएट करना, ठीक है। तो ये स्टडीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इन स्टडीज़ को एनिमल्स पे कर करके देखा गया, और ह्यूमन के हवाले से जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पाया जाता है कि इनके ऊपर अमल होना चाहिए। तो रोडेंट्स के अंदर जो है ना बेसिकली लाइफ स्पैन जो है वो उसमें एक्सटेंशन देखी गई है। इन स्टडीज के अंदर जो मेन कंपोनेंट जिसको कंट्रोल किया गया वो कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट किया गया इन ऑर्डर टू एक्सटेंड लॉन्गिविटी। और ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जो है इसको टोटल कैलोरीज की सेंस में बात की गई है कि शेयर ऑफ टोटल कैलोरीज जो है उसको कितना रिड्यूस कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल 30% कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जो कम करना है, उससे लॉन्गिविटी जो है ना वो हमें रिपोर्टेड मिलती है, ठीक है। और ज़ाहिर है एक ख़ास लेवल तक हम जा सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर हम कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो फिर बॉडी के जो BMR और डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो सारी डिस्टर्ब होंगी। तो ये देखा गया है कि अगर एक इंडिविजुअल 25-30% कम कैलोरी इनटेक लेता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उनसे, तो अल्टीमेटली उसके ऑर्गन्स जो हैं वो ऑप्टिमम फंक्शन करते हैं, उसकी बॉडी जो है वो बेहतर फंक्शन करती है। और जब कंजर्व फॉर्म में बॉडी फंक्शन करेगी तो उसकी लॉन्गिविटी जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो लिटरेचर में हमें टोटल कैलोरीज की बजाय कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का वर्ड जो है वो हमें मिलता है, ठीक है। तो मैमल्स के अंदर लॉन्गिविटी स्टडीज में जब कैलोरीज को, टोटल कैलोरीज को कम किया जाता है तो उसको हम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। CR के साथ इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो in addition to increasing longevity, CR retards the onset of many age-related diseases. बेनिफिट्स देखें भाई इसके, ना सिर्फ लॉन्गेविटी बढ़ गई बल्कि बहुत सारी एज रिलेटेड जो डिजीजेस होने के चांसेस थे उनको कवर अप कर लिया गया। और इसके अलावा मैनी ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशंस ऑफ एजिंग। So calorie restriction is helpful in many dimensions. It excellently works in lower animals such as roundworms and fruit flies. The effect of calorie restriction is even more pronounced than in rodents, indicating that some basic biological mechanisms may be at work. तो सबसे अच्छे रिजल्ट जो हमें मिलते हैं वो फ्रूट फ्लाइज और राउंड वर्म्स के अंदर मिलते हैं, उसके बाद जब फिर रोडेंट्स के अंदर नजर आते हैं, ठीक है। और सब्सिक्वेंटली जो है ना इन चीज़ों को ह्यूमन के अंदर भी देखने की कोशिश हो रही है। अगर हम न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस की बात करें तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना जो है वो गिना जाता है, और इसमें ऑर्गेनिजम्स परसेप्शन ऑफ अ रिड्यूस्ड एनर्जी सप्लाई प्रोवोक्स, यानी जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की एनर्जी सप्लाई जो है उसको एक खास लेवल तक कम करते हैं, अल्टीमेटली इट प्रोवोक्स अ कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटरी इवेंट्स leading to increased protection against a variety of stresses. तो बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स जो एक्टिव हो जाते हैं जिनके नतीजे में बॉडी का जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस स्ट्रेसेस है, वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस, वो बढ़ जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे जो डैमेजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो फ्री रेडिकल्स की वजह से हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव रिएक्टिव स्पीशीज की वजह से हैं, उन वो जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ तीसरी चीज का क्या जिक्र किया गया कि मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व कैपेसिटी।
तो देखें बॉडी की फंक्शंस भी ऑप्टिमाइज हो गए और उसकी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई। रिजर्व कैपेसिटी जो है ना उसको उसको भी हमने मेंटेन कर लिया। इन जनरल इट हैज बीन थॉट दैट कैलोरी रिस्ट्रिक्शन वर्क्स बाय मॉडिफाइंग द रेट ऑफ एजिंग। अब दो मैं चीजें जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ एजिंग एंड डिले द टाइम एट विच एजिंग बिगिंस। तो बेसिकली कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जो है वो मॉडिफाई किस चीज को कर रही है, रेट ऑफ एजिंग, ठीक है, rather than just delaying the time at which aging begins, ठीक है। एजिंग तो होनी होनी है, एक रियलिटी है, ठीक है, लेकिन उसका प्रोसेस जो है उसको स्लो कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ ये कम मिलता है कि एजिंग जो है ना उस वो लेट आवर्स में जाके हो, ठीक है, यानी अडल्ट लाइफ एक्सटेंड हो जाए और एजिंग जो है ना वो 70s या 80s में जाके शुरू हो, ठीक है। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बेसिकली किस चीज को मॉडिफाई कर रही है, रेट ऑफ एजिंग, ठीक है, rather than delaying the time at which aging begins. However, this interpretation has sometimes been called into question. Historically, almost every theory of aging has been in vogue to explain the mechanism of calorie restriction. अच्छा, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जब हम करते हैं ना तो ये फ्री रेडिकल थ्योरी को भी जाके सपोर्ट करती है। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे हमने सेलुलर लेवल पे जाके बात की है उसको भी जाके सपोर्ट करती है, और जो सिस्टमेटिक लेवल पे हमने बात की है वहाँ पे भी सपोर्ट करती है। तो ऑलमोस्ट तीनों जो लेवल्स हैं वहाँ पे ये सपोर्टिव है। तो पहले हम बात करेंगे फ्री रेडिकल लेवल की कि वहाँ पे पॉसिबल मैकेनिज्म क्या है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करने से क्या पॉसिबल मैकेनिज्म्स हैं कि जिनकी वजह से लॉन्गेविटी जो है ना वो अचीव होती है, ठीक है। At the molecular level, there is much evidence that calorie restriction slows the increase in oxidative damage to molecules with the age. ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है वो एज के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन क्या कर रही है कि ये उस ऑक्सीडेटिव डैमेज को जो है वो कम कर रही है बेसिकली। दिस कुड बी ड्यू टू डिक्रीज्ड जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, increased free radicals defenses and increased repair of oxidative damage. तो बेसिकली तीन पॉसिबल यहाँ पे मैकेनिज्म्स हो रहे हैं। ब्रॉडली हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होना है। अब ऑक्सीडेटिव डैमेज तीन वजह से कम हो रहा है। नंबर वन कि फ्री रेडिकल्स जो है ना उनकी तादाद कम प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर, और हमने ये पहले ही बात की है कि जितने फ्री रेडिकल्स ज्यादा होंगे उतना ही ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है वो ज्यादा होगा, और जितने फ्री रेडिकल्स कम होंगे ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है उतना ही कम होगा। सेकंड नंबर पे इंक्रीज्ड फ्री रेडिकल्स डिफेंसेस, यानी एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल जो है वो बॉडी का जितना ज्यादा होगा। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन क्या करती है, बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल बूस्ट कर देती है, डिफेंसिव सिस्टम बूस्ट कर देती है, और अल्टीमेटली अगेन जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस भी हो गए हैं उनको टैकल करना जो है वो इजी हो जाएगा। और तीसरा मैकेनिज्म क्या है, इंक्रीज्ड रिपेयर ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज, कि हम फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन नहीं रोक सके, हम इतने एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो बॉडी के अंदर नहीं रख सके कि जो उनको फाइट बैक करते और उनका लेवल कम करते, तो अल्टीमेटली सेलुलर डैमेज होगा। लेकिन कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की मौजूदगी में, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की वजह से सेलुलर डैमेज जो है वो कम होगा, ठीक है, और रिपेयरिंग का प्रोसेस वहां पे हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव डैमेज है उसको रिपेयर करने का प्रोसेस जो है वो boost up हो जाएगा। The effect of calorie restriction on free radical defenses have been unclear. Some studies show an increase in enzymatic activity associated with free radical defenses in some tissues, ठीक है। तो बाज़ जगह पे देखा गया कि एंजाइम एक्टिविटी जो है उसको बूस्ट अप कर दिया जाता है सेल के अंदर, अल्टीमेटली फ्री रेडिकल्स जो है उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। With regard to repair of oxidative damage, there are studies indicating a positive effect of calorie restriction on DNA repair. Oxidative damage की रिपेयर की जो हम बात कर रहे थे वो बेसिकली डीएनए की रिपेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तीनों पॉसिबल मैकेनिज्म्स जो हैं इनको अगर हम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम ब्रॉडली ऑक्सीडेटिव डैमेज को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, और ऑक्सीडेटिव डैमेज को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है लाइफ को एक्सटेंड करने में कामयाब हो जाते हैं।
माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे अगर हम मैकेनिज्म्स देखें कि क्या कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको हम मॉड्यूलेट करने में कामयाब हो सकते हैं, कि जिनके नतीजे में लॉन्गिविटी जो है वो बेहतर हो जाए, जो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज है उसको हम किसी तरीके से डिले करने में कामयाब हो जाए। The effect of calorie restriction on generation of free radicals has focused on mitochondria, the major site of free radical production. Most studies, but not all, have reported that CR decreases free radical production by isolated mitochondria. तो नॉर्मली तो एक अगर हम ह्यूमन को स्टडी करते हैं या एनिमल को स्टडी करते हैं, इंटैक्ट एनिमल को, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लेकिन ये एक स्टडी इन्होंने की है कि जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया गया, सेपरेट कर लिया गया ऑर्गेनिज्म से। तो वहां पे देखा गया कि जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है उसने फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन को रोक दिया, कम कर दिया। लेकिन ये रिजल्ट जो है ना, इसको हम इस फाइंडिंग को जो है वो हम लाइव ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर या टिश्यू के ऊपर जो है वो 100% जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अल्टीमेटली care must be taken in extrapolating this finding to intact tissue due to possibility of objects in mitochondrial isolation, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट करना तो वो तो सीधी सीधी सेल डेथ होगी। It has been more difficult to see an effect of calorie restriction on free radical generation at the cellular level। ठीक है, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट काम है और इसके रीजंस क्या हैं कि जो टिश्यूज हैं और जो सेल्स जो हैं वो टिश्यू के अंदर भी डिफर करते हैं, डिफरेंट टिश्यूज के सेल्स जो हैं वो आपस में डिफर करते हैं, और इसके साथ साथ अगर हम स्पीशीज लेवल पे चले जाएं, एक स्पीशीज के सेल्स जो हैं वो दूसरी स्पीशीज से हैं तो वो डिफर करते हैं। तो इसलिए ये कंपैरेटिवली कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का मैकेनिज्म जो है वो सेलुलर लेवल पे स्टडी करना जो है वो डिफिकल्ट है। तीसरा मैकेनिज्म जो है वो सिस्टम लेवल पे, और सिस्टम्स पे हमने 3-4 पॉसिबल पाथवेज की बात की थी, सिस्टम्स की बात की थी। CR reduces plasma insulin and glucose levels when measured over the whole lifespan of the rat, possibly due to increased sensitivity to insulin। तो रैट्स के अंदर स्टडीज की गई हैं जहाँ पे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के नतीजे में प्लाज्मा इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो उनमें रिडक्शन नजर आई है। ठीक है, इनका लेवल जब हमने पीछे डिस्कस किया है कि इनका लेवल रिड्यूस होना और इंसुलिन की सेंसिटिविटी का बूस्ट होना, ये लॉन्गिविटी की तरफ लेके जाते हैं। दीज चेंजेस इन द ग्लूकोज इंसुलिन सिस्टम आर सिमिलर टू दोज सीन इन लॉन्ग लिव्ड ड्वार्फ माइस। अगेन ये चेंजेस कहाँ पे देखी गई हैं? ड्वार्फ माइस पे। उसकी कुदरती तौर पे लाइफ जो है वो ज्यादा होती है, और जब ये प्रूव करने के लिए कि उसकी लाइफ क्यों ज्यादा होती है, साइंटिस्ट ने स्टडीज कंडक्ट की तो पता चला कि उनके अंदर ग्लूकोज और इंसुलिन सिस्टम जो है ना वो उनके अंदर चेंजेस कम होती हैं। ठीक है, वो लोअर लेवल उनके पाए जाते हैं। ठीक है, CR आल्सो मार्क्ड लोअर लेवल्स ऑफ IGF, ग्रोथ हार्मोन या IGF, इसकी भी हमने बात की थी, और ये भी कुदरती तौर पे जो है ना वो ड्वार्फ माइस के अंदर इनके लेवल्स जो है वो कम मिलते हैं। तो स्टडीज के अंदर देखा गया कि अगर नॉर्मल जो रैट्स हैं या माइस हैं उनके अंदर अगर हम किसी वजह से इनके लेवल्स को कम करने में कामयाब हो जाते हैं, और वजह यहाँ पे क्या है? सिर्फ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से भी ग्रोथ हार्मोन और IGF जो है वो उनके लेवल्स हैं वो बॉडी में रिड्यूस हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जो लाइफ एक्सटेंशन जो है वो हो जाएगी। तो अब अगर यही चीज हम ड्वार्फ माइस के अंदर स्टडी करें कि जिसमें नेचुरल मैकेनिज्म भी काम कर रहा है, ठीक है, कुदरती तौर पे, और साथ हम जो है वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जो है वहां पे इम्पोज कर दें, तो फिर उसमें मैकेनिज्म जो है उसके स्पीड अप होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो CR कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इंक्रीजेस स्ट्रेस इन रोडेंट्स एंड येट दे लिव लॉन्गर लाइफ। अब देखें, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बेसिकली एक स्ट्रेसर है। स्ट्रेस ही है ना भाई, किसी को खाना ना देना, लेकिन अगर
इसके लो लेवल्स हों तो वो बेनिफिशियल है, और अगर हायर लेवल्स हों तो वो हार्मफुल है। और इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को नाम देते हैं हार्मेसिस। हार्मेसिस अगर आप ये देखें इस डायग्राम में, तो अगर हम डोज जो है वो ज्यादा करते जाएं, तो ऑर्गेनिज्म के जो रिस्पॉन्स को अगर आप स्टडी करें, तो हार्मेसिस क्या बोलता है कि स्टिम्युलेशन होती है जब डोज लेवल कम है, और अगर डोज लेवल जब आप ज्यादा कर देते हैं तो अल्टीमेटली एडवर्स रिएक्शन जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जो है वो बेसिकली ये भी इसी तरह का काम करती है। ठीक है, खास लेवल तक ठीक है, लो डोज तक और हाई डोज की तरफ जाएं तो फिर डैमेजेस जो है होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इफेक्ट ऑफ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हैव बीन इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ इम्यून सिस्टम एज वेल। ठीक है, तो बेसिकली ये चारों सिस्टम जो है ना, उनके ऊपर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जो है वो देखी गया। इन जनरल पहले हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे वो मियरली रेपिटेशन है। तो एज रिलेटेड डिक्लाइन इन नेटिव टी सेल्स लेवल्स वर डिमिनिश्ड बाय द कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। यानी नॉर्मली क्या हो रहा है कि एज के साथ साथ जो है वो टी सेल्स जो उनका नंबर कम होता जा रहा है। तो टी सेल्स बेसिकली लिम्फोलाइट्स हैं जो कि थाइमस ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो एज के साथ साथ इनका लेवल कम होता है, लेकिन अगर हम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं स्पेशली रैट्स एंड माइस के अंदर, तो इनका नंबर जो है वो इतना तेजी से कम नहीं होता और अल्टीमेटली इम्प्रूव्ड इम्यून फंक्शन जो है वो वहां पे हमें नजर आता है। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन बेस्ड ऑन कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की अगर हम बात करें, तो अब अभी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन तो बड़ी सीधी सी बात है कि किसी बंदे को भी कहें कि भाई आप ना 20-30% कम खाना शुरू कर दो, लेकिन ये चीज जो है ना, इसको इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आना काफी डिफिकल्ट है। और स्पेशली वेस्टर्न सोसाइटी में अगर किसी से बात करें जहाँ पे 60% इंडिविजुअल्स जहाँ वो ओवरवेट और ओबेसिटी को फेस कर रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसे मिमेटिक्स, मिमेटिक्स क्या होते हैं कि नकल, कोई ऐसी चीज को कॉपी ऐसी किसी चीज की बना दें कि जिसको खा पी तो लें। जैसे अल्टरनेट स्वीटनर्स की हम बात करते हैं कि कैलोरीज जो है ना वो ना बॉडी में मिले। ठीक है, तो खाने पीने में वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो इसकी हम बात करते हैं कैलोरी रिस्ट्रिक्शन मिमेटिक्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, कोई एक आध की एग्जांपल भी यहाँ पे देखेंगे, लेकिन ज्यादा स्टडीज हमें इसलिए नहीं मिलती कि कॉपीराइट्स होते हैं और इनके बारे में कम स्टडीज मिलती हैं। ठीक है, कंपनीज ने अगर बनाए भी हैं तो वो इनको डिस्क्लोज नहीं करती। Calorie restriction is the most reproducible manipulation that extends lifespan in mammals. It has beneficial effects at molecular, cellular, and homeostatic system levels in rodents. ये समरी हो गई भाई अभी तक जो हमने डिस्कस की है कि ये रोडेंट्स के अंदर जो है ना, ये तीनों लेवल्स पे जो है वो चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है। ऑनगोइंग स्टडीज इन नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जो है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स क्या है, इसमें वो आप स्मॉल मैमल्स की बात कर लें जो वक्त के साथ साथ जो है ना वो दुनिया में ये तकरीबन 350-400 के करीब इनकी तादाद है। और इनकी अगर हम साइज की बात करें तो 1 पाउंड से लेके हो सकता है कि 200 किलो तक। और मैं मंकीज की बात कर रहा हूँ, मैं चिंपैंजीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनके अंदर जो है वो स्टडीज जारी हैं और स्टडीज क्या बताती हैं, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है सिमिलर बेनिफिशियल इफेक्ट एट सिस्टम लेवल्स इन मंकीज। ठीक है, मंकीज में भी करके रोडेंट्स वाली चीज जो है उसको देखा गया। दीज प्राइमेट स्टडीज हैव बीन टू ब्रीफ टू सी एन इफेक्ट ऑन लॉन्जेविटी। तो सारी उम्र के लिए नहीं की जाती, लंबे अरसे के लिए नहीं की जाती, तो इसलिए वैलिड कंक्लूजन जो है ना, जो निकालना कि क्या लॉन्जेविटी भी बढ़ती है, ठीक है, वो स्मॉल एनिमल्स में तो नजर आ जाता है कि जिनका लाइफ साइकिल जो है वो छोटा होता है। जैसे रैट है तो 3 साल 3.5 साल उसने जिंदा रहना है, तो उसी के अंदर उसके सारे प्रोसेसेस हो जाने हैं। तो डॉर्सोफिल है, उसके अंदर भी इसी तरह ही है। लेकिन लार्ज एनिमल्स हैं ये कंपैरेटिवली स्टडीज इनको लंबे अरसे की स्टडीज हैं, तो इसलिए चल भी रही होंगी, लेकिन अभी वैलिड कंक्लूजन्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ऑल दिस मेक्स कैलोरी रिस्ट्रिक्शन अ पोटेंशियली अट्रैक्टिव न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन फॉर ह्यूमंस। तो ये भाई आप देख लें यहाँ पे डिफरेंट जो है ना आपको नॉन प्राइमेट्स या नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हैं वो, यानी इंसान से हट के जो आपको मैमल्स हैं वो नजर आ रहे हैं। और ये इनका अगर हम टिक्सोनोमी देखें तो प्राइमेट और आगे इनकी डिफरेंट जो है ना फिर आगे फैमिलीज जो हैं वो भी यहाँ पे शो ऑफ की गई हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये
जो थ्योरीज हमें मिलती है ना, तो आपको ह्यूमन जो है वो एट दी टॉप नजर आएंगे, ठीक है। तो ये प्राइमेट्स हैं सारे, और एंड पे जाके आपको ह्यूमन जो है वो नजर आएंगे। तो ये बात मैंने पहले कर ली कि वेस्टर्न सोसाइटी में इसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो मुश्किल है। तो बेसिकली प्रोप्राइटरी नेचर की वजह से कैलोरी जो रिस्ट्रिक्शन मिमेटिक्स हैं जो लोगों ने बनाए भी हैं बेसिकली, इनके बारे में हमें ज़्यादा आउटकम्स नज़र नहीं आते। हाँ, कुछ रिव्यूज़ लोगों ने लिखे हैं, कुछ साइंटिफिक रिव्यूज़ मिलते हैं जहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है ना वो बताई गई हैं कि ये कैसे काम करते होंगे। बेसिकली द फर्स्ट कैंडिडेट मिमेटिक्स हैव टारगेटेड एनर्जी मेटाबॉलिज्म, यानी एनर्जी मेटाबॉलिज्म को जाके स्लो करते हैं ये चीज़ें। Since this appears to be a fundamental trigger of calorie restriction response, तो बेसिकली कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कम करने से भी, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से भी यही होता है कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है। और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन मिमेटिक्स भी ऐसी चीजें होंगी कि जिनके खाने से बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है अगर उसको हम स्लो डाउन कर दें तो अल्टीमेटली लॉन्गिविटी जो है ना उसको अचीव किया जा सकता है। तो खाने पीने में कंप्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन बॉडी के अंदर जो फाइनल फेट है ना मेटाबॉलिज्म की, वो स्लो डाउन हो जाएगी। एक स्टडी में एक कंपोनेंट है 2 डीऑक्सी ग्लूकोज, उसको स्टडी किया गया, और स्टडी के अंदर एक ग्रुप था जिसमें इंटरमिटेंट फीडिंग की गई, यानी जिसको रोज़ा वगैरह रखाया गया, फास्टिंग वगैरह करवाई गई, और दूसरा ग्रुप जो है ना उसको ये कंपाउंड जो है वो फेड किया गया है। यंग रैट्स के अंदर जो है वो स्टडी की गई है, और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जो है वो बेसिकली इंटरमिटेंट फीडिंग क्या थी वहाँ पे, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। Feeding 2-deoxyglucose decrease blood pressure, heart rate, and serum and insulin levels in manner similar to intermittent feeding. तो ये मिमेटिक जो ग्रुप हमने दिया ना एक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का, इसने बिल्कुल उसी तरह काम किया जैसे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की गई एक ग्रुप के अंदर, इंटरमिटेंट फास्टिंग की गई, और उसका ये सारे मैकेनिज्म जो है ना, हार्ट, सीरम, ये सारे उससे अफेक्ट हुए। बोथ ट्रीटमेंट्स आल्सो रेज्ड स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स, ठीक है। तो ये हार्मोन्स हैं जो स्ट्रेस को फिर टैकल करते हैं और उसको लोअर करने में हेल्प आउट करते हैं। In addition to glucose metabolism, lipid metabolism may also be target for the calorie restriction mimetics. So basically, metabolism is the target. Either it is the glucose metabolism, either it is the fatty acid metabolism. The compounds alpha lipoic acid and carnitine have also been studied for this purpose. तो पीछे हमने देखा कि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज हो रहे थे, तो यहाँ पे इनका एडिशनल रोल आ गया कि ये जो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म जो है ना उसको अफेक्ट करते हैं। तो फीडिंग अ डाइट कंपोज्ड ऑफ विटामिन, मिनरल्स, हर्ब्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स हैज बीन रिपोर्टेड टू एक्सटेंड लॉन्गिविटी इन माइस। तो ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि ये चीजें खिला पिला के तो माइस के अंदर जो है वो लॉन्गिविटी जो है हमें नजर आती है। अच्छा, हार मैसेज जो है ना, इसको मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इज जस्ट लाइक हार मैसेज, कि ये लो लेवल पे अगर हम करेंगे तो बेनिफिशियल इफेक्ट होगा, और अगर हम हायर साइड पे चले जाएंगे तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो इट कैलोरी रिस्ट्रिक्शन बेसिकली इंक्रीजेस द स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स इवन एज इट स्ट्रेसेस लाइफ स्पैन एंड इम्प्रूव द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। जी, बिल्कुल जी, ये ग्लूकोकार्टिकॉइड की बात की जा रही है अगेन कि इसको अगर हम लोअर लेवल पे यूज करते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन वगैरह को रिड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम हायर साइड पे चले जाते हैं तो ये प्रो ऑक्सीडेंट का काम करता है, ठीक है, और बॉडी के अंदर बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट जो है वो इम्पोज करता है। करक्यूमन भाई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि टर्मेरिक के अंदर पाया जाता है, और टर्मेरिक जो हम एक कड़ी स्पाइस के तौर पे यूज करते हैं, तो ये भी आल्सो इंड्यूसेस हीट स्टॉक प्रोटीन्स एज अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। दिस कंपाउंड हैज बीन साइटेड एज अ कंट्रीब्यूटिंग टू द रिड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ अल्जाइमर डिजीज इन इंडिया। करक्यूमन जो है ना इसको देखा गया कि ये अल्जाइमर को लोअर करने में हेल्प आउट करता है। इंडियन स्टडीज हैं स्पेशली, this raises the interesting possibility that dietary intake a small amount of compounds normally considered harmful may induce antioxidant defenses and